हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द डाउनफॉल ऑफ हिटलर। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट पढ़ा था जिसमें हमने जाना था किस तरीके से हिटलर ने जर्मनी में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सेटअप तैयार करा, किस तरीके से उसने अपनी पॉलिसीज लेकर आया, इंटरनेशनल पॉलिसीज लेकर आया, किस तरीके से उसने हाईवे तैयार करे इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, और किस तरीके से उसने आने वाले समय में एक अपनी थ्योरी बनाई कि अगर जितना ज्यादा लैंड एक्वायर किया जाएगा, जितनी ज्यादा कंट्रीज के लैंड को एक्वायर किया जाएगा उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ उसने जो रियल लैंड था जो उसकी फ्रांस से उसने बदला लिया, अपनी लैंड को वापस एक्वायर कर लेता है। अब हिटलर पावरफुल तो बन गया, उसने अपनी इकोनॉमी को भी ठीक कर लिया, लोन ले लेके उसने अपनी कंट्री को सही सेटअप पॉलिटिकल उसमें चल रहा था। लेकिन अब क्या होता है, अब ये जो टॉपिक है बेसिकली ये बुक का ही टॉपिक है, तो इसमें क्या है कि जो रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ना उसी का अगला पैराग्राफ है ये, तो उसमें अलग से हेडिंग नहीं दी हुई है, तो इसलिए मैंने हेडिंग अलग से इसमें लिख दी है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर एंड द डाउनफॉल ऑफ हिटलर, क्योंकि कायदे से तो वैसे ही बुक में ना अलग से इसको हेडिंग में देना चाहिए था बट वो दिया हुआ नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया इसको। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कैसे होती है, तो क्या होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कैसे होगा और किस तरीके से सारी चीजें होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, तो बेसिकली क्या था कि हिटलर चूज वॉर एज द वे टू ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर ने लड़ाई चुनी, उसने सोचा कि अगर हम वॉर करेंगे, कंट्रीज को एक्वायर करेंगे तो उससे हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस ठीक हो जाएंगे। अब जो उसका इकोनॉमिस्ट था, जो नाम था ना जल्मर सैचेट, जो उसका दोस्त भी था जिसको कहते थे इकोनॉमिस्ट था, उसने क्या सजेशन दिया था, उसने सजेशन दिया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट फुल प्रोडक्शन, मतलब फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। किसी भी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए या किसी भी देश की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए इंटरनली उन चीजों को ठीक करना होता है, प्रोडक्शन करनी होती है, एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है ना, इकोनॉमी में पैसा पंप करना होता है। लेकिन हिटलर तो हिटलर था, तानाशाह था, डिक्टेटर था, वो अपनी चलानी थी उसको। तो उसको क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं वॉर करूंगा, क्योंकि वो पावरफुल तो बन ही गया था, वो इतनी सारी कंट्रीज को एक्वायर कर चुका था, जैसे ऑस्ट्रिया को एक्वायर कर लिया था, छोटे छोटे लैंड्स थे। तो अब क्या था कि बाकी कंट्रीज तो कुछ कह नहीं रही थी ना, क्योंकि उनको भी पता था कि ये ठीक है उसी के आसपास का इलाका है, दूसरा अभी तक उनकी कंट्रीज तक नहीं पहुंचा था। प्रॉब्लम शुरू होगी जब वो पोलैंड पहुंचेगा, तो अभी पोलैंड की बात मैं करूंगा। लेकिन इन सब में जो उसका फ्रेंड था, जो इकोनॉमिस्ट था, उसका क्या सजेशन था, तो उसने कहा कि बेसिकली ही एडवाइज हिटलर नॉट टू इन्वेस्ट हेविली रीआर्मामेंट। अब रीआर्मामेंट क्या होता है, बेसिकली जब आप आर्म्स तैयार करते हैं, किसके लिए, लड़ाई के लिए। देखिए, मैं अपनी वीडियोस में कई बार ये बातें बताई है मैंने कई सारी वीडियोस में कि जो वॉर होता है ना किसी भी कंट्री के लिए बेनिफिशियल साबित नहीं होती है। जैसे हमारे देश में भी इंडो पाक वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था, क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए वॉर में ना सबसे ज्यादा आर्म्स और एम्यूनिशंस की खपत होती है। अब मान लीजिए आपने बॉम्ब फोड़ दिया, 4 लाख का बॉम्ब है, मार दिया किसी कंट्री पे, ब्लास्ट हो गया, फट गया, आपके तो 4 लाख बर्बाद हो गए ना। दिवाली पे लोग कहते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, वो क्यों कहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि आपने 10 मिनट के मजे के लिए पटाखे फोड़े, वो चीजें खत्म हो गई, तो आपका पैसा तो वेस्ट ही गया ना। तो वही होता है कि वॉर किसी कंट्री के लिए कभी भी बेनिफिशियल साबित नहीं होता। लेकिन हिटलर तो हिटलर था, उसको लगता था कि अगर मैं वॉर करके बाकी कंट्रीज के लैंड को एक्वायर कर लूंगा, तो जो उसकी सोच थी कि ज्यादा फूड, ज्यादा लैंड और ज्यादा इकोनॉमिकली जल्दी बूम कर जाऊंगा, क्योंकि वो कहीं भी हार नहीं रहा था, तो यही उसका घमंड उसको आगे चल के ले डूबेगा। अब वो कैसे होगा चीजें, वो तो अभी मैं आगे बताऊंगा, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि उसने बोला कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है, तो बेसिकली उसने बोला कि रीआर्मरमेंट में पैसा नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि बिकॉज देयर इकोनॉमी वाज रनिंग ऑन डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है कर्ज में चल रही है इकोनॉमी, पैसा ले लेके हम लोग अभी इकोनॉमी को बूम कर रहे हैं, कर्जा थोड़ी ना उतरा है कंट्री का, और ऐसे में तुम वॉर करने जा रहे हो। तो उसका जो इकोनॉमिस्ट का सजेशन था, उसने मना करा कि इसमें आप पैसा मत लगाओ। लेकिन हिटलर को सुननी नहीं थी, उसने बोला कि ठीक है तुम जाओ यहाँ से, नहीं सुननी तुम्हारी, तुम अपना काम करो, हो गया बस तुम्हारा बहुत। और यहीं से फिर उसके बाद हिटलर उसकी सुनता नहीं है और हिटलर उसको इग्नोर कर देता है। और फिर क्या होता है देखिए, उसको पता था कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए रिसोर्सेज और एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी करना जरूरी था। और इसी के चलते हिटलर साहब इन सितंबर 1933 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। तो पोलैंड का वैसे तो मैं इसमें नक्शा तो नहीं, मैं अलग से एक बार बना के दिखा देता हूं। जैसे अगर मान लीजिए ये जर्मनी है, तो यहीं इसके बगल में ये था पोलैंड, और इस पे ये इन्वेजन कर देता है, पोलैंड पे अटैक करता है, और यहीं से शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर टू की। अब वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत तो हो गई, लेकिन अभी तो उसने सिर्फ पोलैंड पे अटैक करा है, बाकी कंट्रीज कैसे एंटर करेंगी, तो देखिए उसके बारे में भी मैं बताता हूं। तो क्या होता है कि दिस स्टार्टेड द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अब यहां से क्या होता है कि बेसिकली देखिए वॉर शुरू होता है
फ्रांस और इंग्लैंड भी एंटर कर जाता है। अब फ्रांस और इंग्लैंड एंटर क्यों करता है, देखिए बेसिकली क्या था कि जब पहले वो रिनलैंड था, क्योंकि वो उसका अपना लैंड था, जर्मन लैंड उसने थोड़ा सा लिया था चेकोवाट का, तो वो भी उसमें कुछ नहीं बोला लोगों ने। लेकिन जब उसने पोलैंड पे अटैक करा तो यहाँ पे ये था कि फ्रांस और इंग्लैंड ने, मतलब फ्रांस और इंग्लैंड की दोस्ती थी पोलैंड से, उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो हम तुम्हारे सपोर्ट में हैं। जियोपॉलिटिक्स होती है ना, अब पोलैंड जैसी बड़ी कंट्री पे उसने अटैक करा तो अब लगा फ्रांस और इंग्लैंड को कि भाई अब तो बहुत हो गया, अब तो ये कंट्रीज में घुस रहा है, कल को हमारी कंट्रीज में भी घुसेगा। तो जियोपॉलिटिक्स के चलते हुए फिर उनको पोलैंड की हेल्प के लिए इंग्लैंड और फ्रांस वर्ल्ड वॉर 2 में उतर गए। पर अब आपको क्या लग रहा है, जब इंग्लैंड और फ्रांस उतरे तो क्या जर्मनी खाली बैठा रहता, या वो अकेले लड़ रहा था? उसने भी अपनी टीम तैयार कर रखी थी। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना एलाइड पावर और एक्सिस पावर, तो एलाइड पावर तो तैयार हो गई और ये थी इसकी एक्सिस पावर, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, तो इसने भी अपनी टीम तैयार कर ली। तो बेसिकली होता क्या है, ट्रिपैरेट पैक्ट ऑफ सितंबर 1914। तो ये जो पैक्ट था बेसिकली ट्रीटी था जो इसने इस कंट्रीज के साइन किया था कि मैं वॉर लड़ूंगा तो तुम मेरा साथ दोगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टीम तैयार हो गई। अब इसमें दो नाम नहीं आ रहे, एक रशिया और एक यूएसए, वो आगे आएंगे भी बताऊंगा क्या होता है। तो जैसे कि मैंने बताया था ना, टू इंश्योर फूड सप्लाई इन लिविंग स्पेस फॉर जर्मनी, तो यही उसकी सोच थी हिटलर की, और इसी सोच के चलते उसे आगे चल के क्या होता है, 1940 तक हिटलर जो था पिनेकल ऑफ पावर, यानी कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है। 1940 तक पूरे देश का उसने नाक में दम कर दिया। जिस तरीके से वॉर चल रहा था, एक पावरफुल साबित होता है 1940 तक, एकदम पावर उसकी बहुत ही ज्यादा हाइट पे होती है। तो यहां तक तो हुआ कि चलो अब वॉर चल रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और ये सारी चीजें चल रही थी। अब क्या होता है, देखिए 1940 तक की बात हो गई। 1939 में, अभी इसको एक बार सीरीज में मैं लिख देता हूं, 1939 में वॉर स्टार्ट होता है, 1940 पे एकदम पावर एकदम हाई पे हो गया। अब बात आता है 1941। 1941 में क्या होता है, अब अटैक करता है ये सोवियत यूनियन, जो आज रशिया है। तो होता क्या है, देखिए थोड़ा नक्शा बना देता हूं इसमें। ये है जर्मनी, ये है पोलैंड, और इस पोलैंड के पीछे ये है सोवियत यूनियन। अब आप खुद देखिए, उसने पहले तो पोलैंड पे अटैक करा, पोलैंड के बाद अब वो रशिया पे घुस गया। तो अब जब रशिया पे अटैक करेगा और यहीं से फिर हिटलर का डाउनफॉल शुरू होता है। अब दिखता है कि भाई अब तो हिटलर ने हद ही कर दी, अब रशिया पे अटैक करता। रशिया अपने आप में पावरफुल कंट्री था। तो वॉर ऑन टू फ्रंट्स, तो अब जो थी ना वार, वो दो फ्रंट्स पे चल रही थी। अब इसका क्या मतलब है, देखिए पहले क्या था, पहले जो था, पहले पोलैंड पे अटैक करा, पोलैंड वीक था, लेकिन इधर से वॉर लड़ रहा था। वेस्ट की तरफ से कौन था, वेस्ट की तरफ से था एरियल बॉम्बिंग बाय ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश और फ्रांस लड़ रहे थे वेस्ट की तरफ से, और ईस्ट की तरफ से अब डायरेक्ट रशिया आ रहा था। तो यानी कि हिटलर, अगर मान लीजिए ये कंट्री है जर्मनी, तो दोनों तरफ से ऐसे, दोनों तरफ से अब कंट्रीज पर अटैक हो रहा था। पहले एक तरफ से हो रहा था वेस्ट से, अब ईस्ट से भी हो रहा था। अब एक बात बताओ, वॉर कब तक झेल लेगा इंसान, जब दोनों तरफ से उस पर अटैक होंगे तो कहीं ना कहीं तो डाउनफॉल देखने को मिलेगा ना। और वही होता है। तो एरियल बॉम्बिंग होती है, क्योंकि उसका नेवल बेस बहुत स्ट्रांग था ब्रिटेन का। तो वेस्ट की तरफ से और ईस्ट की तरफ से फुल फ्रंट ऑफ सोवियत यूनियन, वो भी अटैक कर रहा था। और सोवियत यूनियन भी बहुत तेज था, उसने भी क्या करा था कि पहले अपना कि आने दो कंट्री में, अंदर की तरफ आने दो इनको, जितना कंट्री में अंदर आएंगे रिसोर्सेज खत्म होंगे और फिर हम लोग अटैक करेंगे। जैसे लास्ट हमने पढ़ा था ना रशियन रिवॉल्यूशन में, उसमें मैंने बताया था किस तरह से वर्ल्ड वॉर हुआ था। हालांकि रशिया का भी काफी नुकसान हुआ था, वहां भी रिवॉल्यूशन देखने को मिला था। लेकिन होता क्या आगे चल के, अब ये सारी चीजें चल रही है, लेकिन हिटलर का जो घमंड था वो नहीं टूट रहा था। तो कहते हैं किसी इंसान का घमंड उसको मार देता है, और इसी के चलते वो क्या होता है, वो जापान को चढ़ा देता है कि यूएसए को भी छेड़ो। अब यूएसए बहुत स्मार्ट था। यूएसए का क्या था, यूएसए का स्टार्टिंग से चलता चला है कि अपनी इकोनॉमी को बूम करना है, वो फालतू वॉर वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ता था, लेकिन जबरदस्ती। लेकिन वो बात अलग है कि यूएसए इनडायरेक्टली पैसा देके सपोर्ट कर रहा था, लेकिन वॉर वगैरह में वो घुसना नहीं चाहता था, वो अपने देश की इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता था। पर नहीं, यूएसए को भी छेड़ो। और जब जो जर्मनी था, मतलब जो हिटलर था, उसने जापान को चढ़ा दिया, और जापान बॉम्ब्ड पर्ल हार्बर यूएसए नवल बेस, वहां का एक नवल बेस था, वहां पे पर्ल हार्बर एक जगह थी, वहां पे बॉम्ब छोड़ देता है कौन, जापान। अब क्या था, यूएसए मानता, यूएसए भी बाउंस बैक करता, और यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम छोड़ दिया। और इसी के चलते हुए क्या होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म। जब यूएसए इंटरवीन करता है तो बेसिकली क्या हुआ, एलाइड पावर में कौन कौन आया, रशिया आ गया, इधर फ्रांस और इंग्लैंड आ गया। और जब यूएसए की एंट्री होती है, जब वो बॉम्ब छोड़ता है एटम बॉम्ब, किस पे, जापान पे, यहीं से जापान की हार हो जाती है, क्योंकि जापान तो खत्म हो गया। हिरोशिमा नागासाकी का एक जगह थी जहाँ पे बॉम्ब छोड़ा गया था। हिस्ट्री में काफी ज्यादा कुछ जाना जाता है हिरोशिमा नागासाकी के बारे में, कि कितने सालों तक वहां पे लोगों फिर जब जन्म लिए तो कैसे कैसे, मतलब किस तरीके की हालत हुई थी। एटम बॉम्ब एक बहुत ही सीरियस, एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब होता है कि अगर वो किसी भी कंट्री पे छोड़ दे तो सालों तक एक
सेंचुरीज तक वहां पे जो जनरेशन है वो पैदा होती है, इस तरीके की सिचुएशन हो जाती है। तो उस तरीके का एटम बम छोड़ा गया किसमें, हिरोशिमा नागासाकी पे। जापान खत्म और यहीं पे जो है वॉर होता है एंड, और 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। और इसी के चलते हुए फिर अब रिकॉल करो स्टोरी को इंट्रोडक्शन पार्ट पे, जब वो हजमल जो लड़का था वो जो अपने फादर ने जिसको सुसाइड करा था, तो वो क्यों डरे हुए थे, तो अब समझ में आया ये डर का माहौल था। और यहीं पे हिटलर भी सुसाइड कर लेता है, उसके साथ के लोगों को फिर अब होता है ना ट्रीटी साइन होगी और वो सारी चीजें होंगी, तो यहीं पे खत्म हो जाता है वर्ल्ड वॉर 2। और इसी तरीके से हिटलर की होती है यहाँ पे समाप्ति। पर चैप्टर अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। हमने ये जाना हिटलर के बारे में कि वो किस तरीके से पावर में आया, किस तरीके से उसने इकोनॉमी बढ़ाई और किस तरीके से उसका फिर डाउनफॉल देखने को मिला वॉर के चलते हुए। अब अगली वीडियोस में हिटलर ने ये तो करा बाकी कंट्रीज के साथ, अब उसने अपने देश के लोगों के साथ क्या करा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि हिटलर की क्या सोच थी, ब्रॉन्ड लोगों को ही, आर्यंस, ब्रॉन्ड आर्यंस जो होते हैं, यानी कि जिनके ब्राउन हेयर्स, ब्लू आईज होती है, सिर्फ उन्हीं लोगों को, वही एक ऐसी रेस थी जो रहनी चाहिए, बाकी रेस हमारे देश के लिए नहीं है, सबको मार दिया। जो ज्यूइस थे, जो जिप्सीज थे, यहूदी लोग, इनको जो मारा था, जो हैंडीकैप्ड लोग थे उन सबको मारने लग रहा था ना, वो जो गैस चैम्बर में मारा था। तो वो अब हम पढ़ेंगे नाजिज्म की वर्ल्ड व्यू, यानी कि अगली वीडियो से अब हम जानेंगे कि हिटलर ने क्या किया था उन लोगों के साथ, क्योंकि वो इंटरनल चीजें पढ़ेंगे, ये तो उसके एक्सटर्नल चीजें थी, एक्सटर्नल वॉर उसने कैसे करा था एक्वायर करने के लिए। लेकिन ये जो लैंड और ये जो रिसोर्सेज तैयार कर रहा था वो भी तो सिर्फ अपनी रेस के लिए कर रहा था, तो कहीं ना कहीं एक रेसिस्ट साबित हुआ था हिटलर। अभी तक तो हमने सिर्फ हिटलर के लिए जाना कि वो जो भी कर रहा अपने देश के लिए कर रहा था, लेकिन अपने देश के अंदर उसने क्या किया, कैसे लोगों को मारा उसने 60 लाख यहूदियों को, तो वो हम जानेंगे अगली वीडियो से। तो ये था मेरा टॉपिक जिसमें मैंने आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 शुरुआत हुआ और किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 का अंत हुआ। तो यहीं पे होता है टॉपिक खत्म मेरा। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।